हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा और इसका पार्ट नंबर 5 लेकर। पार्ट नंबर 4 तक हमने आपको पिछली वीडियो में कराए हैं और अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले ज़रूर देख लें। देखिए, आज की हम इस वीडियो में करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट, और इसमें हम जो करेंगे वो एसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, यानी कि आज हम एक ऐसा परिपथ पढ़ेंगे जिसमें हमने शुद्ध प्रेरकत्व का यूज किया है। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं इस चैप्टर से जुड़ी हुई। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कराया था कि हम 7 टाइप्स के परिपथ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक तो हमने जब अकेला आर लगाया है, दूसरा हम अकेला एल लगाकर भी परिपथ बना सकते हैं। एक परिपथ हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम अकेला संधारित्र सी लगाएंगे, फिर हम दो दो करके लगाएंगे। जब हम क्या लगाएंगे, एक प्रतिरोध और एक हमने प्रेरक कुंडली, ठीक है। फिर हम पांचवा परिपथ कौन सा पढ़ेंगे जिसमें हम एक प्रतिरोध और एक संधारित्र दोनों को लगाएंगे एक साथ, यानी आरसी परिपथ। छठा जो हम परिपथ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक प्रेरक कुंडली और एक संधारित्र दोनों को साथ साथ लगाएंगे, यानी कि एलसी परिपथ। और एक लास्ट के जो परिपथ पढ़ेंगे हम 7, वो कौन सा पढ़ेंगे, जब हम प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र तीनों को एक साथ लगाएंगे, आर, एल और सी, ठीक है। ये 7 प्रकार के परिपथ हम पढ़ेंगे। तो कल हमारा ये परिपथ कंप्लीट हो चुका था और आज हम पढ़ रहे हैं ये वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे जब हम अकेला एल का प्रयोग करेंगे परिपथ के अंदर। तो देखिए, यहां पर एक चीज आती है प्रतिरोध। क्या शब्द पढ़ा था अभी तक आपने, प्रतिरोध। आज मैं आपको प्रतिरोध जैसे एक नहीं बल्कि 3 शब्दों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एक तो होता है प्रतिरोध, ठीक है, एक होता है प्रतिघात और एक होता है प्रतिबाधा। ये तीनों शब्द हमको समझने हैं आज। जब आपको ये तीनों शब्द समझ में आ जाएंगे, इनके मतलब समझ में आ जाएंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा और ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी फिर, ठीक है। सारे सर्किट बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, प्रतिरोध शब्द का इस्तेमाल कब होता है, यहां देखिए, जब आप एक ऐसा परिपथ बनाए, ठीक है, एसी परिपथ ऐसा बनाए जिसमें अकेला प्रतिरोध लगाया है, यानी शुद्ध प्रतिरोध लगाया है आपने, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध लगाया है, तो वहां पर जो धारा के मार्ग में रुकावट आती है उसको हम प्रतिरोध आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं इसको, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि ओम के नियम से आज तक हम यही पढ़ते हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ा है हमने। इसके बाद देखिए, यदि हम आर के अकेला एल इस्तेमाल करें किसी परिपथ के अंदर तो क्या होगा, तो वहां पर धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम प्रतिरोध नहीं कहते हैं, फिर उसको हम कहते हैं प्रतिघात। और प्रतिघात को एक्स एल या फिर एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। अब एक्सएल कब होगा, एक्स सी कब होगा। देखिए, यदि आपने अकेला एल लगाया है परिपथ के अंदर तो उसकी रुकावट, धारा के मार्ग में जो रुकावट डालेगा ये, उसको हम प्रतिघात कहेंगे, उसको एक्सएल से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर एल लिया है, ठीक है। और यदि अकेला सी लगाएंगे किसी परिपथ के अंदर तो वहां पर धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी उसको आप किससे प्रदर्शित करेंगे, एक्सी से करेंगे और उसको भी आप प्रतिघात ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध और प्रतिघात कब आते हैं, जब अकेला आर लगा हो परिपथ के अंदर तो वहां प्रतिरोध होता है, ठीक है, वहां शब्द प्रतिरोध आता है, रुकावट के नाम है, जो विद्युत धारा को जो चीज रोकती है, रुकावट जो उत्पन्न होती है परिपथ के अंदर, वही है तीनों। ये एक तरीके से ये तीनों ही प्रतिरोध है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में, सर्किट के हिसाब से, कंपोनेंट के हिसाब से हम इनके नाम भी अलग अलग यूज करते हैं परिपथ के अंदर। कहीं आप प्रतिरोध बोलेंगे, कहीं प्रतिघात और कहीं प्रतिबाधा बोलेंगे। तो प्रतिरोध कहाँ बोलेंगे, जब अकेला आर आपने प्रयोग में लिया है, ठीक है। अकेला एल या अकेला सी एक एक करके लगा हो, या तो अकेला एल हो परिपथ के अंदर या अकेला सी लगा हो, तो वहां आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रतिघात इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सएल या एक्सी। जब एल लगाएंगे अकेला तो एक्सएल और सी लगा रखा अकेला तो एक्सी, ठीक है। तो समझ में आया, प्रतिरोध
यहाँ होता है प्रतिरोध शब्द इस्तेमाल, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन के लिए होता है प्रतिघात शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और एक्सएल एक्सी बारी बारी से आप दोनों के लिए लगा सकते हैं। अब देखिए, या तो आपने दो दो करके लगाए, जैसे आर एल, आर सी, एल सी या एल सी आर तीनों। जब आप दो दो या दो से ज्यादा एक साथ लगा देते हैं, यानी इन सभी कंडीशन के लिए, तो यहां पर शब्द जो आता है, यानी ये भी क्या डालेंगे परिपथ के अंदर, ये सारे मिलकर के क्या डालेंगे, रुकावट डालेंगे धारा के मार्ग में, ठीक है। और उस रुकावट को हम प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। तब बोलेंगे हम इसको प्रतिबाधा, ठीक। और इस प्रतिबाधा को हम हमेशा Z से प्रदर्शित करेंगे, चाहे आपने RL परिपथ लिया है, या आपने RC परिपथ लिया है, या LC लिया है, या LCR लिया, कोई सा भी परिपथ आप कोई सा भी आप परिपथ प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है, वहां हमेशा आप धारा के मार्ग में आई रुकावट को सदैव प्रतिबाधा Z से ही प्रदर्शित करेंगे। तो आई थिंक आपको ये तीनों शब्द समझ में आए होंगे। देखिए अब दोबारा सुन लीजिए, अकेला R लगा हो परिपथ के अंदर तो प्रतिरोध, ठीक है। अकेला L लगा हो या अकेला C लगा हो तो आप प्रतिघात बोलेंगे। जब L लगा हुआ तो उसको, L लगा हुआ है तो प्रतिघात को XL से प्रदर्शित करते हैं, और जब अकेला C लगा होता है तो प्रतिघात को XC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि आपने दो दो करके या तीनों को एक साथ, देखिए दो 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 या तीनों एक साथ इस तरीके से परिपथ बनाया है, तो वहां आप धारा के मार्ग में आई रुकावट उसको आप प्रतिबाधा शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और उसको सदैव जेड से निरूपित करते हैं। तो आई थिंक आपको तीनों शब्द समझ में आएंगे। हैं तीनों क्या, एक तरीके से प्रतिरोध ही होते हैं। धारा के मार्ग में आई रुकावट को प्रतिरोध बोलते हैं, लेकिन एलिमेंट के हिसाब से, ठीक, जो विद्युत धारक मार्ग पर रुकावट उत्पन्न होती है उनको हम इन तीन शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, समझते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे टर्म क्लियर होंगे। प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा कब कौन सा इस्तेमाल करना है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज सेकंड वाला परिपथ स्टार्ट, अर्थात हम अकेला क्या इस्तेमाल करेंगे परिपथ के अंदर, अकेला प्रेरकत्व यूज करेंगे। मैंने लिखा भी है शुद्ध प्रेरकत्व, ठीक है। और यहां पर जो धारक मार्ग में जो रुकावट आएगी, ठीक है, उसको हम प्रतिघात बोलेंगे, और जिसको हम XL से प्रदर्शित करेंगे। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी जस्ट थोड़ी देर में, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं हम आज का परिपथ स्टार्ट। तो चलिए करते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत। यहां आप देख पा रहे हैं हमने एक AC परिपथ लिया है जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व को लगाया है, ठीक है। और इसके सिरों पर हमने वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आपके प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, वो अप्लाई किए हैं, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं AC परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व, अर्थात इस AC परिपथ में हमने क्या लगाया है, शुद्ध प्रेरकत्व को लगाया है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई किए हैं, ठीक है। जैसे हमने विभवांतर लगाया, ठीक है, विभवांतर के लगाने से क्या होगा, विभवांतर का मान परिवर्तित होगा, तो जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, और ये प्रेरित विद्युत भाग बल जो उत्पन्न होगा सदैव लगाए गए विभवांतर V के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और उस विद्युत भाग बल का मान कैसे निकालेंगे हम, प्रेरण वो किससे निकालेंगे हम, ये फैराडे के नियम से निकालेंगे, ठीक है। किससे निकालेंगे, फैराडे के नियम से। अर्थात यहाँ पर जो विभवांतर है ये भी, ये प्रेरित विद्युत भाग बल के बराबर होगा, और उसका मान कैसे निकलता है, LdI/dt, जो कि फैराडे के नियम से निकलता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। अब L को इसके नीचे ले आएंगे, हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, V/L और DI/dt, ठीक है। इस dt को इधर ले आएंगे हम, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको DI बराबर V/L और dt। इसमें V की जगह ये जो अप्लाई किए हैं आपने वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको उठाकर यहाँ V की जगह रख देंगे। तो देखिए जैसे हम इसको यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, DI बराबर हो जाएगा V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन L, और ये हो जाएगा आपका dt, ठीक है। अब देखिए यहां से हम DI बराबर इसको V नॉट अपॉन L
और साइन ओमेगा टी डी टी ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब आप क्या कर दें, समाकलन कर दें दोनों पक्षों का। तो आप लेंगे समाकलन लेने पर, समाकलन लेने पर, ठीक है, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। पहले समाकलन ले लेते हैं, तो इंटीग्रल डी आई बराबर वी नॉट अपॉन एल, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर देंगे, और साइन ओमेगा टी और डी टी। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वन का, यहाँ क्या मान लेंगे हम, वन मान लेंगे। वन का आई के सापेक्ष क्या होगा, आई हो जाएगा। यहाँ मैंने कैपिटल बना दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर आई शो किया है कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर वी नॉट अपॉन एल आपका बाहर, और साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस के कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से, ठीक है, नीचे हो जाएगा इसका अवकलन। ठीक है, अवकलन हो जाएगा तो जो कितना होगा, ओमेगा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपको बता रखा, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए साइन एन थीटा और डी थीटा, यदि आप साइन एन थीटा का करते हैं थीटा के सापेक्ष, ठीक है, समाकलन, तो कितना होता है, देखिए हमने आपको बता रखा है, सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा, साइन का कॉस में बन जाएगा। ठीक है, और थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा के साथ क्या है, एन है, तो इसका हमेशा भाग हो जाता है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने वही किया, देखिए साइन ओमेगा टी और डी टी, यहाँ थीटा के सापेक्ष है, यहाँ पर क्या है, टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष है तो साइन ओमेगा टी, तो माइनस के कॉस ओमेगा टी हो जाएगा एक तो। ठीक है, और बाकी जब देखिए यहाँ पर थीटा के साथ क्या था, एन, तो एन का भाग हुआ, यहाँ टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी के साथ क्या, ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा का भाग हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम मैंने इसी को इस तरीके से अप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा आगे इस तरीके से बढ़ा दीजिए, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, और ये जो है आपका माइनस के कॉस ओमेगा टी, इसको आप ऐसे ही रहने दें, और यहां आप इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने क्यों माना है, ये मैं आपको जब बताऊंगा, जब हम कला आरेख यानी कि फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो आप तब इसका यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर इसको सेकंड माना है। लेकिन धारा और वोल्टेज, अब इनमें से कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी, इस चीज को अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां साइन आ रहा है इसमें और इसमें आ रहा है कॉस। तो अग्रगामी और पश्चगामी अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आप इस इक्वेशन को कॉस से साइन में कन्वर्ट करें। ठीक है, इसको चेंज कर दें साइन की फॉर्म में। ठीक है, तब आप अच्छे से दोनों की कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी। तो अब इसको साइन में चेंज करने के लिए हम जानते हैं, हमारे पास 90 प्लस माइनस थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा, इससे आप चेंज कर सकते हैं इस कॉस की फॉर्म को साइन में। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम कर सकते हैं आई बराबर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, इस माइनस को भी आप क्या कर दें, बाहर कर दें, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो गया। देखिए कॉस थीटा को हम कर सकते हैं साइन 180, साइन 90। ठीक है, 90 माइनस थीटा, इसको हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर देखिए पाई/2 का मतलब 90 ही हो गया ना, 180/2 90 है, तो ये आपका साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा जो कि कितना होता है कॉस थीटा। तो यही तो लिखा हुआ है, माइनस हमने बाहर कर दिया, तो कॉस थीटा, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा को हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूले के हिसाब से। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ ये फॉर्मूला है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया है और इसको कॉस से साइन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां से हम इसको कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा यहां पर रफ कर देता हूं। देखिए आई बराबर, इसको मैंने ऐसे कर दिया है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, आई बराबर ये जो आपका वी नॉट अपॉन ओमेगा एल है, इसको तो यही रहने देंगे, बाकी आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा।
ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा यहां से। देखिए आप देख रहे हैं यदि आपका साइन से पहले, साइन थीटा है और साइन से पहले आपका माइनस साइन आ जाए तो उस माइनस को आप थीटा के साथ अंदर ले जा सकते हैं। देखिए ठीक है, थीटा के साथ हमने इस माइनस को अंदर ले गए हम इसको, तो माइनस साइन थीटा कर दिया है, माइनस थीटा कर दिया है इसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा, साइन के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो उसको आप एंगल के साथ अंदर ले जा सकते हैं एंगल में। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर यूज, यही मैं इसको यहां पर यूज करने वाला हूं। देखिए कैसे, ये जो आपका साइन के बाहर जो माइनस है, ठीक है, इस माइनस चिन्ह को आप क्या ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, और अंदर एंगल जो है आपका ये, इस एंगल में इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस के π/2 और माइनस माइनस प्लस प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए v0 अपॉन ओमेगा एल साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस ओमेगा टी हो जाएगा और ये आपका कैसा हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस के π/2 हो जाएगा। इस माइनस की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं यहां से रफ कर दूं, आप साइड में लिख लेना इसका रीजन। ओके, चलिए, चाहे तो आप इसको यहां लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो आप इस तरीके से यहां लिख देंगे इसको। ठीक है, ओके, चलिए, आई बराबर ये जो v0 अपॉन ओमेगा एल, ये जो आपको दिख रही है ना वैल्यू, इसको हम क्या मान लेते हैं, I0 मान लेते हैं, I0 और साइन ओमेगा टी माइनस के π/2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये आ जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और थर्ड, ये वोल्टेज की है जो हमने अप्लाई की है, ठीक है, उसकी समीकरण है, और ये धारा की समीकरण जो यहाँ पर प्रवाहित होगी ना एल में को, धारा आई, ये इसका समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिए, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं जो हमने लिखा था ये। ठीक है, v0 अपॉन ओमेगा एल, तो आप लिखेंगे जहां v0 अपॉन ओमेगा एल, ठीक है, धारा का क्या है, ये अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। ओके, यही है धारा का अधिकतम मान, और इसको जब अधिकतम मान है तो इसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, I0 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः I0 बराबर v0 अपॉन ओमेगा एल। ओके, अब देखिए क्या हम इसको v0 अपॉन I0 बराबर, v0 अपॉन I0 बराबर ओमेगा एल, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। अब देखिए v अपॉन आई, ये जो लिखा है ना v अपॉन आई, एक तरीके से क्या लिखा है, वोल्टेज और धारा, अधिकतम वोल्टेज और अधिकतम धारा का क्या है, अनुपात। और आप समझते हैं कि वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है, देखिए R बराबर v अपॉन आई, वोल्टेज और करंट, ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होता है सदैव किसके बराबर होता है, ये ओम के नियम से प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप प्रतिरोध शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, कि जब आप अकेला L लगाते हैं परिपथ के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जो रुकावट होती है परिपथ के अंदर, उसको हम प्रतिरोध R से व्यक्त नहीं करते हैं, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं उसको। ठीक, तो देखिए, तो ये क्या होगा, परिपथ का प्रतिघात होगा ये। तो इस हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे, प्रतिघात बोलेंगे इसको हम, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिघात को, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, एल लगा रखा है, मतलब प्रेरकत्व तो लगा रखा है यानी एल, तो इसीलिए इसको हम XL से प्रदर्शित करते हैं, XL बराबर ओमेगा एल। ठीक है, तो यहां पर हमने XL निकाल दिया। ठीक है, क्या है ये, इसे बोलते हैं XL, जहां XL बराबर ओमेगा एल। ठीक है, परिपथ का
प्रेरकीय, क्योंकि प्रेरक कुंडली लगी हुई है ना, प्रेरकत्व लगा हुआ है, प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। क्या कहलाता है ये? प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया है तो अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल सके। तो मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, बाकी मैं इसको यहां कर देता हूं। देखिए, इस नीचे को हम नहीं मिटा रहे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए 4DC, अगर हम दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए अगर हम बात करें तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात कितना है आपका? XL बराबर कितना है? ओमेगा L। ओमेगा को हम 2πf कर सकते हैं, 2πfL। ठीक है, अब हम जानते हैं आवृत्ति क्या होती है? F बराबर 0। 4DC, DC के लिए आवृत्ति क्या होती है भाई? 0 होती है, कोई आवृत्ति नहीं होती। इस हिसाब से XL बराबर 2πfL हो जाएगा। और XL का मान कितना हो जाएगा? देखिए F की जगह हम जो 0 कर देंगे, क्योंकि DC की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है, इसलिए हम इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा ही 0 हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब हुआ कि यदि हमने किसी परिपथ में एक प्रेरकत्व लगाया है और उसमें हमने DC वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो वहां पर जो रुकावट होती है, जो प्रेरकत्व लगा हुआ, प्रेरकत्व के द्वारा परिपथ में जो रुकावट उत्पन्न होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? शून्य। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेरक कुंडली DC को नहीं रोकती है। अर्थात DC को अगर DC अप्लाई कर देंगे तो पूरी की पूरी DC आगे पास हो जाएगी, ये बिल्कुल भी DC को नहीं रोकेगा। क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि जो प्रेरक कुंडली जो है उसके द्वारा जो रुकावट उत्पन्न हो रही है उसका मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अर्थात ये DC को नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा इस चीज से। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें जल्दी फटाफट से और आगे देखिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं किसकी? समीकरण 1 और समीकरण 3 की। समीकरण 1 और 3 की तुलना कर दें। 1 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है, देखिए V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। हमने आपको एक चीज और बताई थी इससे पिछले वीडियो में, धारा का अग्रगामी और पश्चगामी। देखिए अब यहां से देखिए V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, इसकी कला क्या है? ओमेगा टी, और यहाँ इसकी कला क्या है? ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ आप वैसे भी देख पा रहे हैं कि इसमें कलांतर शून्य नहीं है, अर्थात इसमें क्या है? कलांतर उत्पन्न हो गया। तो धारा वोल्टेज के बीच में कुछ ना कुछ कलांतर है, π/2 का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कलांतर जो है इससे यह साबित होता है कि समान कला में तो नहीं है, क्योंकि कलांतर है इनमें। अब कलांतर होता है तो धारा और वोल्टेज इन दोनों में से कोई एक चीज अग्रगामी और कोई एक चीज पश्चगामी होती है। तो यहां हम समझेंगे कौन अग्रगामी कौन पश्चगामी। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी माइनस π/2 है, अर्थात धारा क्या है? धारा की कला क्या है? वोल्टेज की कला से क्या है? पीछे है, कम है, माइनस π/2 हो रहा है, अर्थात धारा जो है वोल्टेज से क्या है? पश्चगामी है। तो इस कंडीशन में हम ये समझ पाए समीकरण 1 और 2 की, समीकरण 1 और 3 की तुलना से, कि इस कंडीशन में जब किसी परिपथ के अंदर हम अकेला प्रेरकत्व L का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। तो धारा पश्चगामी, वोल्टेज अग्रगामी होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कलांतर, लिखेंगे पहले क्या निकालने में? कलांतर निकालें। तो कलांतर क्या आएगा? इसका क्या है? कला ओमेगा टी माइनस, इसकी कला क्या है आपकी? ओमेगा टी माइनस के π/2। तो दोनों की कलाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर कलांतर जो आएगा तो वो कितना आएगा? देखिए ओमेगा टी माइनस के ओमेगा टी और प्लस के π/2। तो ये आपका यहां से कैंसिल हो गया, अर्थात कलांतर जो आ रहा है डेल्टा फाई या फाई जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, कितना आ रहा है? π/2, यानी कि कितना आ रहा है? π/2, या इसी को हम क्या ले सकते हैं? 90 डिग्री। तो यहां देख पा रहे हैं आप कलांतर कितना आया है? 90 डिग्री आ गया।
अर्थात इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि धारा पश्चगामी है, तो पश्चगामी है तो कितने कोण से, 90 डिग्री कोण से धारा पश्चगामी है। और वोल्टेज अग्रगामी है कितने कोण से, 90 डिग्री कोण से वोल्टेज अग्रगामी है। यहाँ पर कलांतर इस बात को बताता है कि कितने कोण से, ठीक है। तो 90 डिग्री से धारा पश्चगामी और वोल्टेज अग्रगामी है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, पश्चगामी अग्रगामी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके कला आरेख की। किसकी बात कर लेते हैं, कला आरेख यानी कि फेजर डायग्राम। तो इसका फेजर डायग्राम मैं यहाँ बना दूंगा और इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए कैसे बनेगा। कला आरेख के लिए मैंने आपको बताया था समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को देखना है आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले वोल्टेज को देखते हैं। वोल्टेज की कला क्या है, ओमेगा टी। तो हमने यहां दिखाए वोल्टेज, ये है आपके वोल्टेज ओमेगा टी कलांतर के साथ, ये रहा कला कितनी, ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये है आपके वोल्टेज वी, ओके, ये वोल्टेज के लिए। अब देखिए धारा क्या थी, 90 डिग्री से पीछे थी, अभी मैंने बताया ना आपको, हाँ समीकरण नंबर 3, 90 डिग्री से धारा क्या थी, पश्चगामी है ना, पीछे। तो 90 डिग्री पीछे, यानी जहां पर भी आपका वी है, जहां पर भी आपके वोल्टेज है, ठीक उससे 90 डिग्री पीछे है। यहां होता आगे 90 डिग्री आगे, लेकिन यहाँ क्या धारा 90 डिग्री पीछे, तो 90 डिग्री पीछे आप इधर जाएंगे। तो 90 डिग्री पीछे का मतलब इस साइड में, और अगर आगे होता तो इस साइड में। ध्यान रखना, धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है तो इस साइड में चलना आपको, क्योंकि एंगल प्लस होता है इधर। और यहाँ क्या है, धारा पीछे है, इसलिए आप क्या चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे ऐसे। तो कितना चलेंगे, 90 डिग्री। तो जहां भी आपका वोल्टेज है उससे 90 डिग्री पीछे, यानी ये है आपका 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया है, यहां से लेकर यहां तक पूरा, यानी वी नोट और आई नोट। अब देखिए इसको इतना बड़ा नहीं बनाएंगे हम, थोड़ा छोटा करेंगे इसको हम, आई नोट को। क्यों करेंगे हम, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि वोल्टेज का अधिकतम मान धारा के अधिकतम मान से ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम दिखाएंगे, ये कम होता है, तो इसलिए इसको बड़ा हम इसको छोटा दिखाएंगे। तो ध्यान रखना, जहां पर आपका वी नोट है उससे 90 डिग्री पीछे है आई नोट, ये रहा। तो इनमें कलांतर आप देख पा रहे हैं, 90 डिग्री कलांतर है, वोल्टेज अग्रगामी और धारा पश्चगामी है, नीचे की साइड में है। तो आई थिंक आपको यहाँ फेजर डायग्राम समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक और ग्राफ बनाएंगे इस पर। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए ये टाइम है इधर, और यहाँ पर V और I, ठीक है। वोल्टेज और करंट हम यहाँ ले लेंगे इसको, ओके। तो इसको यहाँ नहीं, मैं इसको थोड़ा सही से दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है आपकी ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, V और I, ठीक है। करंट या वोल्टेज हम यहाँ लेंगे, ओके। ठीक है, यहीं लिख दिया मैंने, ये है आपका 0। देखिए अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए वोल्टेज का ग्राफ वही बनेगा जो कैसा है, साइन का ग्राफ होगा। तो साइन का ग्राफ ही वोल्टेज का बनेगा, और साइन का ग्राफ हमेशा यहां से स्टार्ट होता है 0 से। मैंने आपको कल ही बताया था, कल की वीडियो में आपको बताया था। तो ये है आपका वोल्टेज का ग्राफ, तो यहाँ लिखेंगे V, और ये क्या है आपका, ये है आपका V नॉट, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज का क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान हो गया। अब देखिए इसको ना मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे, अधिकतम मान और 0 मान पर इस तरीके से मैंने अलग अलग इसको शो कर दिया है। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं ताकि ग्राफ बनाने में आपको आसानी हो, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है इसको। अब देखिए यहां पर देखिए करंट का ग्राफ वो बनेगा इक्वेशन नंबर 2। हालांकि आप इक्वेशन नंबर 3 से भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन इक्वेशन 3 से आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने 2 को ही तो आगे बढ़ाया था, साइन की फॉर्म में कर दिया था ताकि हम अग्रगामी पश्चगामी समझ सकें। लेकिन आया तो आपका इक्वेशन 2 से ही है ना। तो आप समझे इक्वेशन 2 जो है आपकी वो कैसी है, कॉस में आ रही है, किस वाली, कॉस। तो
वोल्टेज का ग्राफ इस तरीके से बनेगा जैसा साइन बनता है, धारा का ग्राफ इस तरीके से बनेगा जैसा कि बनता है कॉस का ग्राफ। और देखिए कॉस के साथ में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि माइनस कॉस। तो कल मैंने आपको बताया था कॉस का ग्राफ जो होता है, ध्यान से देखें दोबारा से, जो कॉस का ग्राफ होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। और ये तो होता है कॉस थीटा का प्लस, और अगर आप माइनस कॉस थीटा का आप ग्राफ बनाना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं यहां से स्टार्ट होगा इस तरीके से, तो माइनस का इधर से स्टार्ट होता है यहां से। तो आप देख पा रहे हैं ये माइनस कॉस है, अर्थात ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। देखिए यहां से स्टार्ट होगा तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका एक और सिंपल सा तरीका बता देता हूं। देखिए समझे जरा इसको, यहाँ हालांकि आप इसको बना सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली बन जाएगा ये, इसको ऐसे बना दीजिए आप, यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझें। कैसे समझेंगे, देखिए 90 डिग्री कलांतर का मतलब क्या होता है। 90 डिग्री कलांतर का मतलब होता है धारा और वोल्टेज में 90 का कलांतर है। इसका सीधा सा मतलब ये है, जिस समय पर वोल्टेज आपके शून्य पर होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक उसी टाइम धारा आपके क्या होगी, अधिकतम मान पर होगी, ठीक है। और जब जिस टाइम पर वोल्टेज आपके अधिकतम मान पर होंगे, ठीक उसी टाइम पर धारा अपने न्यूनतम मान पर होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, उल्टा। 90 डिग्री कलांतर का मतलब हो गया साइन और कॉस, यानी कहने का मतलब हुआ इनकी कलाओं में कितना आ गया, 90 का कलांतर, अर्थात इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, उल्टा चलेंगे एक दूसरे के। यानी जिस समय जब वोल्टेज का मान अधिकतम होगा, धारा का मान मिनिमम होगा, ठीक है। और जब वोल्टेज मिनिमम होंगे उस टाइम करंट मैक्सिमम होगी, ठीक है। जब वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम होंगे तो करंट जीरो पर होगी, यानी मिनिमम हो जाएगी। जब वोल्टेज बढ़ करके मैक्सिमम होंगे, ठीक है, तो करंट जीरो हो जाएगी। और जब वोल्टेज मिनिमम पहुंचेंगे तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, यानी उल्टा चलेगा बिल्कुल। 90 डिग्री कलांतर का मतलब होता है ये, ठीक है। तो वोल्टेज करंट में 90 डिग्री कलांतर है। अब देखिए पहली बात तो यह है कि माइनस वाला है, तो माइनस के लिए नीचे से स्टार्ट होगा, अगर ये धनात्मक होता तो ऊपर से स्टार्ट होता, इसकी तरह बनता। तो पहली बात क्या है, देखिए इस टाइम t बराबर 0 पर देखिए यहाँ करंट, यहाँ वोल्टेज क्या है, अपने मिनिमम मान पर है, ठीक है, मिनिमम है। तो करंट क्या होगी, यहाँ मैक्सिमम, तो करंट होगी यहाँ पर आपकी है मैक्सिमम, ठीक है। निगेटिव है इसलिए नीचे से बना रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस टाइम पर, देखिए यहाँ पर t/4 टाइम पर, इस टाइम पर वोल्टेज तो है आपके मैक्सिमम, तो इस यहां पर करंट क्या होगी, करंट आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी, ये रही मिनिमम, ठीक है। ये करंट मिनिमम, ठीक है, दिखाया मैंने मिनिमम। अब देखिए इस वाले टाइम पर यहां देखते हैं, यहां क्या है, t/2, क्योंकि ये क्या होगा, t पूरा आवर्तकाल t होगा, तो यहाँ क्या होगा t/2। तो t/2 समय पर, यानी यहाँ वोल्टेज आपके मिनिमम हो चुके, देखिए 0 पर आ चुके हैं, तो करंट क्या होगी, इस टाइम मैक्सिमम होगी, अर्थात करंट होगी यहाँ पर, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखिए इस t/2 टाइम पर जब वोल्टेज आपके मिनिमम पर है तो करंट की वैल्यू क्या है, आपकी मैक्सिमम है। देखिए ये मैक्सिमम, तो करंट यहाँ पर है, मैक्सिमम है नहीं है, उल्टा चलेगी, अभी मैंने आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। इसके बाद देखिए 3t/4 इस टाइम पर, देखिए इस टाइम पर वोल्टेज आपके मैक्सिमम पर पहुंच चुके हैं, तो करंट क्या होगी, यहाँ मिनिमम पर आएगी, अर्थात करंट कहाँ पहुंचेगी, इस 3t/4 टाइम पे क्या होगी, 0 पर होगी। देखिए वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट क्या है, 0 इसी टाइम पर, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ, देखिए यहाँ से आगे, देखिए यहाँ से आगे जब आप इस t आवर्त का पूरे एक आवर्त काल के लिए जब आपके वोल्टेज क्या होंगे, मिनिमम होंगे, तो इस टाइम पर करंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी, नेगेटिव में करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा बना है, बिल्कुल सेम यही ग्राफ बना है। इसको यहां से अगर मैं मिटा दूं तो देखिए, ये देखिए वही ग्राफ है नहीं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते थे, या आप दोनों
इक्वेशन की कंपेयरिंग से भी आपने ये बनाया, ठीक बिल्कुल ग्राफ वही आया होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ग्राफ कैसे आया ये, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो या आपको समझ में आया हो कि ऐसा ही ग्राफ क्यों आता है, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो देखिए यही हमारा वीडियो होता है खत्म, और अगले वीडियो हम जो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र, अर्थात अगली बार हम क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे। क्या करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे, ठीक है, संधारित्र का यूज करेंगे। और फिर देखते हैं कि हमारा परिपथ किस प्रकार से होगा, धारा अग्रगामी है या पश्चगामी, ये सब चीज़ हम उसमें फिर से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।